अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं ऑस्ट्रेलिया से पॉडकास्टर के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ इस वक्त मियाँ ताहिर साहब हैं पाकिस्तान से और मियाँ खलील साहब पाकिस्तान से। आज के 2-3 मौज़ूआत हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और ईद के बाद हम आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो जो पहला बड़ा मामला हमारे साथ इस वक्त है वो केयर टेकर्स के हवाले से पाकिस्तान के मामलात हैं। तो उसमें काफ़ी सारी ईद के दौरान भी काफ़ी बातें होती रहीं और बाद में भी अब शुरू हैं। तो हम मियाँ ताहिर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हमें कुछ बताएं कि जनाब पाकिस्तान में केयर टेकर के मामले में क्या अहवाल चल रहा है और क्या खबरें हैं। जनाब मियाँ साहब। जी, मेरा ये मुलाकात रही है पिछले दिनों कुछ लोगों के साथ, और मैंने जैसे आपको इससे पहले बता भी रहा था कि ईद भी मैंने शहर इक़्तिदार में की है, इस्लामाबाद में। तो कुछ बड़ी अच्छी और बड़ी अहम खबरें इस तरह से मिल रही हैं कि केयर टेकर सेटअप पहले लोग कह रहे थे कि शायद ये पहले असम्बली तोड़ दें या लेट तोड़ें, तो लेकिन अब ये है, फाइनल ये हुआ है कि ये अगस्त में असम्बली तोड़ेंगे और यानी कि खुद ये असम्बली को तहलील करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये टेक्निकल उससे फ़ायदे उठाना चाह रहे हैं। एक तो आप सब लोगों को पता है कि अगर असम्बली तहलील की जाए तो इलेक्शन जो है ना वो आप 3 महीनों का आपको टाइम मिल जाता है, अदरवाइज़ आप 3 महीनों से कम टाइम में उसको इलेक्शन करवाना होता है। लेकिन और भी हैं इसमें फ़वाइद जो कि अभी सामने नहीं है। बहरहाल ये है कि ये पहले तोड़ेंगे और उसके बाद केयर टेकर अनाउंस करेंगे, और केयर टेकर अनाउंस करने में इनके लिए कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मुखालफ यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ में कोई तगड़ी ऐसी पार्टी नहीं है जो इनसे इख्तिलाफ करे, तो वो इनके साथ मिल मिला के इत्तफ़ाक़ राय से पहली दफ़ा शायद या एक अरसे बाद पहली दफ़ा इत्तफ़ाक़ राय से केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। और केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ज़ेरे गौर हैं, मुख्तलिफ नाम हैं। अभी मोहम्मद अली साहब जुगनू मोहसिन का नाम बता रहे थे, तो उसके साथ ही ट्विटर पे एक नाम आ गया सामने, वो हरीम शाह का किसी ने शायद पता नहीं क्यों ये नाम कर दिया सामने, क्योंकि शायद वो जुगनू मोहसिन का नाम किसी को पसंद नहीं आया होगा। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ एक नाम नहीं है, और बहुत से नाम हैं जो इस वक़्त गर्दिश कर रहे हैं मीडिया में, और आपको पता है इस तरह की खबरें सबसे ज़्यादा और सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही आती हैं। तो और भी एक नाम था जिस पे बड़ी बहस हो रही थी, वो मीडिया एक पर्सनैलिटी है, लेकिन उनका उस पर्सनैलिटी का जो मीडिया पर्सनैलिटी मतलब मालिकान में से, तो उनके वो नेगेटिव लिस्ट में चले गए हैं, इसलिए कि वो उनका एक दोस्त था जो पीटीआई का बड़ा ख़ास आदमी था और उन्होंने उसको पनाह दे दी थी। मियाँ साहब तो आप कहीं मियाँ आमिर की बात तो नहीं कर रहे? मियाँ आमिर और फिर वो मियाँ असलम आप इकबाल का कनेक्शन जो है। जानते होंगे, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा। तो एक तो ये भी नाम चलिए था हमें हमें सिडनी में बैठ के ये तो एडवांटेज है। जी हाँ, आपको और भी बहुत से एडवांटेजेस हैं जो कि हमारे पास नहीं है। अच्छा, और दूसरा ये कि केयर टेकर सेटअप जो है, ये बड़ी खबर ये है कि वो मार्च तक चलेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये कोई वो जो खबरें हैं कि पीटीआई को प्रॉपरली डिसमेंटल करने के बाद इलेक्शन करवाया जाएगा, तो देखिए, इसमें फिर काफी ये सारी चीजें ठीक बात मैं लगें। इसलिए नहीं मान रहा। ये बात जो है वो आप जिस वजह से कह रहे हैं वो ये है कि वो जो कुछ लोग पीटीआई के लोग हैं, जो अपने आप को कहते जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बेसिकली वो पीटीआई के लोग हैं, वो आजकल ये बात बड़ी फैला रहे हैं। लेकिन हालांकि इसके पीछे असल वजह जो है ना, वो अभी मियाँ साहब इस पे शायद आगे जाके थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ा इशू है, और उनका जिन्होंने ये प्लान तय किया, उनका ख्याल ये है कि चूंकि अभी हमें आईएमएफ मिला है और उससे पहले हमें कुछ दोस्त मुल्कों ने मदद दी है, तो हमें उनको कोई 6, 7, 8 महीने साथ चलाना चाहिए,
اور کوئی پرفارمنس دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو لوگ مدد دینے والے یا آپ کو لون دینے والے، قرض دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ پھر اس طرح سے نہیں چلتے کہ آپ معاہدہ کر لیں اور 3 مہینے بعد کوئی گورنمنٹ آ جائے. تو ان کا یہ پہلے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں آپ کچھ نہ کچھ تو ہمیں ایسی گراؤنڈ بنا کے دے کے جائیں گے کہ جس سے اگر اگلی گورنمنٹ آگے کوئی ڈیویٹ بھی کرنا چاہے تو وہ زیادہ نہ کر سکے. تو میاں ایک صاحب ہمیں میاں صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا میاں خلیل صاحب سے آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. میاں صاحب اگر آپ ہمیں جلدی سے بتا سکیں اس کے حوالے سے. میاں صاحب نے ایک تو ذکر اس کا آئی ایم ایف سے انڈائریکٹلی کر ہی دیا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پرانا معاہدہ ہے اس کو انہوں نے کنٹینیو بھی نہیں کیا، اور جو 9th ریویو تھا جس کا یہ پہلے چھوڑ کے جا رہے تھے پی ٹی آئی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں کیا. انہوں نے ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا ہے، وہ بھی 9 ماہ کے لیے. اور جو میاں صاحب کر رہے ہیں کہ الیکشن مارچ تک جا سکتے ہیں، تو مارچ تک ہی یہ 9 ماہ پورے ہوں گے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے. 9 ماہ میں انہوں نے پیسے دینے، تو انہوں نے ایسا سلسلہ رکھنا ہے کی کوشش کی ہے کہ اب جو اگر آپ نے کوئی فردر معاہدہ کرنا ہے لانگ ٹرم 2-3 سال کا، تو وہ جو نئی حکومت آئے گی وہ اگر ہم کرے گی تو ہم اس سے بات کریں گے. اور انڈائریکٹلی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سمجھا کہ اب جو عام تاثر تھا کہ پی ٹی آئی شاید دوبارہ الیکشن جیت جائے، کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم معاہدہ کنٹینیو کرنے میں اتنے آسانی فیل نہیں کرتے، کمفرٹیبل نہیں کریں گے. اس لیے صرف 9 ماہ کا کیا ہے کہ اگر کوئی دوسری حکومت آئے گی تو وہ نیکسٹ معاہدہ بالکل بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا اس سے جو فائدہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کا، کہ پاکستان سارے لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے نہیں کرنا چاہیے تھا، برا ہر بندہ کہتا ہے عوام سمیت، لیکن اب پاکستان اس سٹیج پہ آ گیا تھا کہ دوست ممالک، اس میں ایون چین، سعودی عرب بھی شامل ہے، انہوں نے وعدے تو کر لیے تھے لیکن عملی طور پر پیسے بھی انہوں نے پاکستان کو نہیں دیے تھے. پچھلے رول اوور کیے تھے وہ تو پتا تھا کہ پہلے ہی ان کے پاس پڑے ہیں. اس معاہدے کے نتیجے میں اب وہ شہباز شریف صاحب نے پرسوں ذکر بھی کیا کہ سعودی عرب سے 2 ارب اور چین سے 1 ارب ڈالر بھی فوری طور پہ ہمیں مل جائے گا. یعنی کہ یہ تو 1 ارب ڈالر دیں شاید جولائی کے دوسرے یا تیسرے ویک میں آئی ایم ایف کے، باقی لیکن چین سے 2 ارب اور سعودی عرب سے 1 ارب ڈالر مل کے ان کے بعد 5 ارب ڈالر ہو جائیں گے. باقی یو اے سے اور دوسرا معاملہ بھی کر رہے ہیں. آپ پھر اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مارچ تک آپ کی جو یہ گورنمنٹ اس وہ پہلے کنڈیشن کچھ میں شرائطیں ہوگی پوری کہ کر جائے گی، عوام تک باقی کچھ اس کا کوئی امپیکٹ دے سکے. ریلیف اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس کا بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن وہ کسی پہ بھی پاکستان میں جو سسٹم ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس لیے وہ جس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے اس نے الٹیمیٹلی عوام سے ہی وصول کرنا ہے. جو اس کے بتاہٹ وہ کہیں گے جی کہ امیروں کی انکم پہ لگا ہے، لیکن امیر نے اپنی انکم میں سے ٹیکس نہیں دینا، اس نے وہ عوام سے پیسے اس کا اپنا ریٹ بڑھا کے عوام سے ہی پیسے نکلوانے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک 3 سے 6 مہینے کا ہمیں ایک بریک مل گیا ہے کہ اس میں آپ اپنے حالات ٹھیک کر لیں. اس کے بعد انفلیشن ہے وہ آلریڈی پیک پہ گئی تھی، وہ بھی نمبر آئے اس کے جون میں، وہ مئی سے تقریباً 8% کم ہے، 8.6% کم ہے. یعنی کہ 38% تھی وہ اب کم ہو کے رہ گئی ہے 29%. جی آپ بتائیں. سر خلیل صاحب دیکھیں، آپ جو باہر ہم بیٹھے ہیں نا پاکستان سے، زیادہ تر ہم دوست جو عمران خان صاحب سے ذرا محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. نہیں ہم بھی چلیں خان صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں. اچھا جی، یہ بتائیے کہ ایک تو خبر گرم ہے کہ جی اپنا پرویز خٹک صاحب چھوڑ جائیں گے، اور کافی حد تک ان کا جو حالات بھی ایسے ہی ہیں، شو کاز نوٹس، اور پھر ان کا جو بیان ہے جس میں وہ ڈائریکٹلی اب امپلیکیٹ کر رہے ہیں عمران خان کو کہ وہی اس کے سارے ماسٹر مائنڈ ہیں. اور یہ ویسے بڑی حیران کن بات ہے کہ بھئی اب عمران کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں رہ گیا بڑا، تو جو قریب تھے، تو پھر اس کا مطلب خالی عمران ہی تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پھر بچ جائیں گے. تو پرویز خٹک صاحب ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جو باتیں مل رہی ہیں کہ وہ اپنی کوئی الگ سے ایک سیٹ اپ رکھیں گے شاید شاملہ، اور وہاں تک کی وہ محدود رہیں کے پی کے تک. تو یہ کچھ خبریں ہیں اس حوالے سے. میاں طاہر صاحب ہمیں آپ مزید کچھ بتائیے
ताकि हम जाने से पहले आपसे ज़रा परवेज़ खटक बिल्कुल उनके बारे में आज भी एक खबर आई थी कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनसे राब्ते कर रही है और उनको कोई लालच दे रही है, लेकिन ये है कि मेरी इत्तलात ये हैं कि वो अपना ही ग्रुप बनाएँगे, वो किसी पार्टी को शायद जॉइन ना करें और उनका ग्रुप जो है वो केपी सेंट्रिक होगा, वो केपी में ही अपनी बस उसको तवज्जो करके अपनी वो पार्टी या ग्रुप जो भी उसका नाम होगा तो ग्रुप ही, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी का नाम कोई देना पड़ेगा। तो वो उसको केपी पे फ़ोकस करके वो केपी की सियासत करेंगे और अपना ग्रुप बनाएँगे, उसको लीड करेंगे और जो उनकी देरीना ख़्वाहिश है एक दफ़ा फिर वज़ीर आला बनने की, वो उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। और बाकी ये है कि मोहम्मद अली साहब किसी दिन आप रखें, ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि क्या अकेला इमरान खान ही ज़िम्मेदार है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे, करना चाहिए हमें और थोड़ा अपने नाज़रीन को पहले बता के कि हम थोड़ी लंबी डिटेल डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से बनती टूटती रहीं और इस दफ़ा जब ये ज़ाहिर है ये अमल दोहराया जा रहा है कई दफ़ा की तरह, तो इस दफ़ा क्या डिफ़रेंस आया है? यानी कि कोई मुख्तलिफ चीज़ भी हुई है या पुराना वतीरा ही चल रहा है? जी मियाँ साहब मेहरबानी आपने बिल्कुल हमें रखेंगे इस प्रोग्राम को और डेफिनेटली हमें मेरा ख्याल पर इसमें अब लोगों से कुछ क्वेश्चन भी लेंगे ताकि उनकी पार्टिसिपेशन हो। तो ये एक अच्छा आइडिया है आपका और डेफिनेटली खासकर ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान के में और इमरान साहब के हवाले से भी। तो आखिर में सिर्फ जल्दी से अगर हमें आप बता दें 30-40 सेकंड में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है इमरान साहब को ये अरेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले खबर तो बहुत गर्म थी ईद से पहले, तो अब क्या हालात है अगर आप हमें जल्दी से बता दें। इमरान खान के साथ अब ये खेल रहे हैं, ये उसको बिल्कुल असाबी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं, जो कि बड़ी हद तक वो फ़िलहाल अभी तक कामयाब नज़र आ रहे हैं। उनको उन्होंने तनहा कर दिया है, साथी उनसे अपने पास बुला लिए जो उनके साथ भेजे थे, तो वो अपने अपनी जगह पे, तो अब वो तन्हाई में है और अब उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता वो मज़ीद तन्हाई की तरफ धकेलते हुए वो गिरफ्तार करेंगे और मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान से पहले बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी, फिर इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर नाअहली का अमल शुरू होगा और वो फिर मुकम्मल होगा। वो मुझे आपकी बात से ना ये तन्हाई वाली बात से याद आ रही कि हमारे एक बड़े फोक गुलकार होते थे आलम लोहार साहब, तो उनका जी, एक बहुत मशहूर गाना था उनका कि वो बाजा मारियां बुलाया कई बार मैं तो किसी ने मेरी गल ना सुनी आज टूटी उन्होंने लत नु हिलाया। आज इस वक्त उन्होंने याद कर रहे हैं। अच्छा चलें ये इत्तेफाक है। तो बहरहाल वो यही हाल है जी तन्हाई में इस इमरान खान से इसी वक्त। तरह की आवाजें आ रही हैं। जी ज़मान पाक से सिर्फ चिंता तो नहीं है पीछे, बाकी जो है ना हाँ वो सब यही है। यानी जी हम नाजरीन से इजाज़त लेंगे और हमने आज कोशिश की है कि ज़रा अपनी मामलात को थोड़ा मुख्तसर रखें, तो इंशाल्लाह आगे डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन अल्लाह ताला आपको आसान फरमाए और हम सब दोस्तों के लिए पाकिस्तान के लिए इसके साथ ही हम इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।